हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम साइंस के टॉपिक में न्यूक्लियस अर्थात केंद्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया था, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद हमने ब्रेक कर दिया था। उसी के आगे आज हम कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया था कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और न्यूक्लियस जो होता है सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। एग्जाम पे पूछता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, तो आप क्या नाम बताएंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। न्यूक्लियस को हमने ये भी बताया था, दो और नामों से जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। और इसके बाद हमने बताया था मैनेजर ऑफ सेल, मतलब कोशिका का दिमाग और कोशिका का प्रबंधक। किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक को। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाए थे कोशिका को, इसके बाद हमने पढ़ाया था कोशिका के किस भाग को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका का एग्जाम में अगर पूछता है कोशिका कौन सा पार्ट है जो सबसे बड़ा होता है, या कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? केंद्रक। ठीक है। तो ये तो था केंद्रक के बारे में। हमने लास्ट टाइम पे बताया था केंद्रक के पार्ट या केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला नाम बताया था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसके बाद हम दूसरा नाम बताए थे इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। इसके बाद हम नेक्स्ट बताए थे अपना तीसरा न्यूक्लियस लेस। न्यूक्लियस लेस या हिंदी में भी हमने यही बताया था न्यूक्लियस लेस। न्यूक्लियस लेस या हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? केंद्रक विहीन। केंद्रक विहीन। और चौथा हमने नाम बताया था क्रोमैटिन। क्रोमैटिन हिंदी में भी इसको हमने नाम बताया था क्रोमैटिन ही बोलते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बताया था। एक बार मैं फिर से आज बता दूं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ये एक सेल हो गई। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर में जो एक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद हम बताए थे न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया था। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन इंग्लिश में भी यही लिखते हैं इसको, लिपोप्रोटीन, या इंग्लिश में पढ़ोगे लाइपोप्रोटीन। ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या होता है? लिपोप्रोटीन। इसके बाद हम बताए थे दूसरा केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या होता है? ऐसा द्रव जो केंद्रक के अंदर
वह द्रव जो केंद्रक के अंदर हो तो उसे हम केंद्रक द्रव बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये रेड कलर से, बट इसका कलर नहीं होता, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लू कलर से, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। और जो रेड कलर से, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव, ठीक है। केंद्रक द्रव का कोई कलर नहीं होता है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। इसके बाद हमने बताया था थर्ड नंबर न्यूक्लियस लेस के बारे में हमने बताया था। न्यूक्लियस लेस के बारे में हमने बताया था कि जो, मैंने गलत कर दिया इसको, जो सबसे पहले, वह सेल जो सबसे पहले डिवीजन का काम करता है, सेल के डिवीजन का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लेस। ये क्या काम करता है, सबसे पहले कोशिका को विभाजित करने का काम करता है, हमने बताया था जब किसी जीव की संरचना होती है तो सबसे पहले छोटा सेल होता है, एक सेल के रूप में उसका क्या होता है, निर्माण होता है। सजीव की जब यह सजीव बनना, बॉडी के अंदर सजीव बनना स्टार्ट होता है तो वह एक सेल के रूप में होता है। फिर वो सेल अपने आप को विभाजित करता है। विभाजित करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस लेस। एग्जाम में आता है कि सेल को विभाजित करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस लेस, ठीक है। यह कोशिका का कौन सा भाग सबसे पहले कोशिका को विभाजित करने का काम करता है, तो क्या बताओगे, न्यूक्लियस लेस। इसके बाद हमने बताया था क्रोमेटिन हमने बताया था क्रोमेटिन एक प्रकार की धागेनुमा संरचना होती है, इस टाइप से हम बताए थे कुछ। तो क्रोमेटिन एक प्रकार से धागेनुमा संरचना होती है। ये सब कहाँ, किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये सब होता है। तो हमने बताया था क्रोमेटिन एक धागेनुमा संरचना होती है जो आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड बनाती है, न्यूक्लिक एसिड का एसिड बनाती है, ठीक है। और यही न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के एसिड पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए। हमने अपनी क्लास में लास्ट टाइम तक यहीं तक पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक लिखोगे अब न्यूक्लिक एसिड, इसको मैं रख कर रहा हूँ। लिखोगे न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में बोलोगे न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, हमने क्या बताया अभी, डीएनए और आरएनए। क्या नाम दिया, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आती बात डीएनए, यह इसका फुल फॉर्म है, डीएनए का फुल फॉर्म ये, आरएनए का फुल फॉर्म ये। अब बात आती है डीएनए की। जो डीएनए का मॉडल है किसने दिया था, डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने दिया था,
मॉडल सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, या इनका हिंदी में लिख लो, नाम गलत हो सकता है तो फिर इंग्लिश में लिख वाटसन, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है, या डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल। जबकि आरएनए का मॉडल किसने दिया था? आरएनए का मॉडल दिया था फ्रेडरिक मिसर ने। एग्जाम में पूछता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया है, तो वाटसन एंड क्रिक। आरएनए का मॉडल किसने दिया है, तो हम क्या नाम बताएंगे? फ्रेडरिक मिसर। क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है और आरएनए होता है, और डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड में होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, हमने क्या बताया? क्रोमेटिन जो है धागोनुमा संरचना होती है, वही आगे चल करके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। जबकि डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्लियर है? तो एग्जाम पे यही पूछेगा। अब इसको मैं एक बार रफ कर दूं। डीएनए में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डीएनए में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, यह उपस्थित होता है। अगर हिंदी इंग्लिश ठीक से न दिखेगी तो इसमें हिंदी से लिख देता हूँ। केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित रहता है, किसमें? डीएनए में। आरएनए में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? केंद्रक। तो यहाँ पर भी लिख दो केंद्रक, नहीं फिर सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है। डीएनए में केंद्रक उपस्थित रहता है, आरएनए में उपस्थित रहता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में उपस्थित रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये बाद का टॉपिक है, आगे हम जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है। जबकि आरएनए में साइटोप्लाज्म, जबकि आरएनए में क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। इसको लिखो कोशिका द्रव होता है, ठीक है। हमने क्या बताया? केंद्रक उपस्थित रहता है, यहाँ पे उपस्थित रहता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ केंद्रिका, यहाँ कोशिका द्रव होता है। क्लियर है? अब हमने बताया डीएनए, तीसरा बताया डीएनए जो है, डीएनए में प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। डीएनए में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि आरएनए में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि ये प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है केंद्रक को छोड़ करके, केंद्रक को छोड़कर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। केंद्रक को छोड़कर न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है, सेल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। तो बात आती है केंद्रक को छोड़ करके ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें खुद का डीएनए होता है। तो क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया, या हिंदी से लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूं मैं। डीएनए जो होता है, डीएनए की संरचना इस टाइप से होती है। डीएनए की संरचना इस टाइप से होती है, जबकि आरएनए की संरचना इस टाइप से होती है। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल, इसको और इसको हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स। एग्जाम में पूछता डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। या डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो क्या बताओगे? वाटसन एवं क्रिक ने। या डबल हेलिक्स मॉडल किसने बता दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। सिंगल के बारे में हमने क्या बताया? फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, क्लियर है? इसको रब कर दूं। इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं, इसको सिंगल हेलिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल हेलिक्स। इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसलिए सिंगल हेलिक्स बोलते हैं। डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था मॉडल? वाटसन एवं क्रिक ने। जबकि सिंगल का किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, एग्जाम में ही पूछता है। क्या पूछेगा? डीएनए का संरचना या डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया था या किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक। जबकि आरएनए की संरचना किसने तैयार किया था या बताया था आरएनए किस बारे में? फ्रेडरिक मिशर ने। क्लियर है? इसके बाद इसको मैं रफ कर लूँ। अब आता है एक वर्ड न्यूक्लियो। अभी हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसे हम बोलते हैं डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए आरएनए एक प्रकार का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। और इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इनके अंदर पाया जाता है शुगर हमने बताया था। शुगर क्या होता है? एक प्रकार से शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हमने बताया था जहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। जहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, जब इनके जब ये मिलते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो शुगर एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, दूसरा हमने नाम बताया बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? शुगर को शर्करा। और तीसरा जो होता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है इन तीनों से मिलकर के बना होता है। यानी कि डीएनए प्लस आरएनए जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होता है, बेस होता है और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। या हिंदी में बोलेंगे तो फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, देख लो इसको भी, फास्फोरिक अम्ल। इसको हिंदी में बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। अब देखो, जब शुगर और बेस मिलता है, हमने क्या लिखा? न्यूक्लियोटाइड। पहली कंडीशन देखो, जब शुगर प्लस बेस को मिला देते हैं यानी कि क्षार को मिला देते हैं तब क्या बनता है? जब ये आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है?
न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, हमने क्या बताया? शुगर प्लस बेस। जब शुगर प्लस बेस हो जाए, यानी कि शुगर को और बेस को मिला दिया जाए, ये आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है इसमें आकर के, न्यूक्लियोसाइड में आकर फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है, फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है, तो ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? अब एग्जाम में पूछता है न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है? ऑप्शन में अगर डीएनए आता है तो डीएनए और प्लस आरएनए लगाओगे। अगर ऑप्शन में ये दिया होता है तो इन ऑप्शन में आएगा इसका आंसर ये सभी, ये तीनों साथ में ही आएंगे। तो चौथा ऑप्शन में आएगा ये सभी, तो क्या लगाओगे? ये इनमें से सभी। ठीक है, यह पूछ लेता है न्यूक्लियोसाइड, तो क्या बताओगे? शुगर प्लस बेस। ये ऑप्शन में चारों रहेंगे या फिर ऑप्शन में चौथा दे देगा ये सभी, तो क्या लगाओगे? शुगर प्लस बेस मिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? इसको मैं रफ कर रहा हूँ। डीएनए और आरएनए, इसमें भी हम लोग अभी थोड़ी देर तक डीएनए में और आरएनए में क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। हमने बताया अभी डीएनए जो होता है, डीएनए में शुगर होता है, लिखो शुगर प्रेजेंट होता है। इसमें शुगर प्रेजेंट होता है, यस शुगर प्रेजेंट होता है, यानी शर्करा। इसको लिख लो शर्करा। ठीक है, इसमें भी शर्करा प्रेजेंट होती है, यानी कि शर्करा डीएनए में भी पाई जाती है और आरएनए में भी पाई जाती है। अब शर्करा की बात आती है, जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है वो किस टाइप की होती है? डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो कैसी होती है? आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है कैसी होती है? ठीक है, या हमने बताया शुगर क्या होता है? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड मिल करके क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। ठीक है, तो डीएनए में शुगर पाया जाता है, यस, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यस। आरएनए में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यस पाया जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यहाँ पर डीएनए में कैसा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और आरएनए में कैसा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो हम डीएनए में देखेंगे तो हम डीएनए में क्या लिखते हैं? डबल, यानी 2 पेंटोज। क्या नाम है? 2 पेंटोज। 2 पेंटोज शुगर पाई जाती है। 2 पेंटोज शुगर, यानी कि मैंने क्या बताया? 2 पेंटोज शुगर मतलब 2 पेंटोज शुगर क्या पाई जाती है? यहाँ पर शर्करा पाई जाती है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पेंटोज का मतलब होता है 5। पेंटोज का मतलब होता है 5। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शर्करा। 5 कार्बन वाली शर्करा। ठीक है, हमने पेंटोज शर्करा लिखा ना, शुगर लिखा ना, तो 5 कार्बन वाली शर्करा, मतलब जहाँ पर पेंटोज हो गया मतलब 5 कार्बन हो गया, यार कितने पाए जाएंगे शर्करा? कितने शुगर होंगे? 2। तो 2 पेंटोज शर्करा शुगर। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिंगल पेंटोज तो पाएंगे यहाँ पर, मगर सिंगल होगा, और यहाँ पर क्या होगा? डबल पेंटोज शुगर होगी। क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ तक? डीएनए में शुगर पाया जाता है, यस। आरएनए में शुगर पाया जाता है, यस। एग्जाम में पूछता है डीएनए में कैसे शुगर पाई जाती है, तो क्या नाम बताओगे? 2 पेंटोज शुगर। आरएनए में कैसे शुगर पाई जाती है, तो क्या नाम बताओगे? सिंगल पेंटोज शुगर। पेंटोज का अब एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा पेंटोज का मतलब क्या होता है। मैं बता दिया आपको कि पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा। जहाँ पर 5 कार्बन वाली शर्करा होगी उसको पेंटोज शुगर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डबल पेंटोज शुगर है, यहाँ पर सिंगल पेंटोज शुगर है। क्लियर है? अब आती डीएनए की संरचना के बारे में थोड़ा सा बता दूं। डीएनए की संरचना के बारे में क्लियर है?
डीएनए ऐसे ऐसे इसकी संरचना होती है। यहाँ A = T होता है, C = G होता है, C ट्रिपल बॉन्ड G होता है, जी नहीं, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। ऐसे ही करके यहाँ पर A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G और A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। ऐसे यहाँ पर भी होता है A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। ऐसे इसमें भी होता है A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको नाम देते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार, इसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब ये नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने किसको नाइट्रोजन युक्त क्षार बोला? ए का मतलब है एडिनोसाइन, टी का मतलब होता है थायमिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन और जी का मतलब होता है गुआनिन। क्लियर है? और ये डबल जो है इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। ये सिंगल जो है ये ट्रिपल है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं। इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं पढ़ते उसको यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बताया नाइट्रोजन युक्त क्षार, इसका नाम क्या है? इसको हम क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब ये नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन होता है, प्यूरिन हिंदी में भी बोलते हैं इसको प्यूरिन, और एक होता है पिरीमिडीन। इसको पिरीमिडीन। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है दो प्रकार के होता है, प्यूरिन होता है और पिरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर जो होते हैं दो आते हैं, प्यूरिन के अंदर दो आते हैं। कौन सा होता है? एक होता है ए, दूसरा होता है बी, एक दूसरा होता है जी। ए का नाम क्या है? ए का नाम हम क्या बताते हैं? एडिनोसाइन। एडिनोसाइन हिंदी से लिख देते हैं एडिनोसाइन। जी को बोलते हैं गुआनिन, जी को बोलते हैं गुआनिन, GUANINE, गुआनिन। हिंदी से बोलते हैं गुआनिन, ठीक है। तो प्यूरिन के अंदर ये दो एलिमेंट आते हैं, एडिनोसाइन, जी ए फॉर एडिनोसाइन, जी फॉर गुआनिन। जबकि पिरीमिडीन के अंदर तीन आते हैं, एक आता है सी, दूसरा आता है टी और तीसरा आता है यू। एक सी होता है साइटोसिन, हिंदी से लिखोगे साइटोसाइन नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। और दूसरा होता है टी यानी थायमिन, इसको बोलते हैं थायमिन। और यू फॉर यूरेसिल, हिंदी से बोलते हैं यूरेसिल। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार के आधार पर अंतर। इसके बाद हम तो ये हमने बताया ये डीएनए का संरचना के बारे में, डीएनए की जो मॉडल दिया, डीएनए में ये होता है। अब आरएनए में क्या होता है क्या नहीं होता है, आरएनए और डीएनए के में हम क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखोगे आप डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में आप देखोगे क्या होता है डीएनए में, ठीक है।
हमने बताया अभी ए इक्वल टू, हमने बताया ए इक्वल टू टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये डीएनए में होता है। ए इक्वल टू टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए इक्वल टू टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए इक्वल टू टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी। क्लियर है? ए इक्वल टू सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए में जो होता है, डीएनए में जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो दिया होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, हिंदी से बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन बंध, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। जबकि आरएनए में जो होता है, आरएनए का जो मॉडल होता है, आरएनए का मॉडल ऐसा होता है। और आरएनए में क्या पाया जाता है? ए इज इक्वल टू यू, ए इज इक्वल टू यू और ए इज इक्वल टू यू, ए इज इक्वल टू यू, ए इक्वल टू यू, सी इक्वल टू जी, सॉरी, ए डबल बॉन्ड यू, ए डबल बॉन्ड यू, ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डीएनए में क्या पाया गया? ए इक्वल टू टी, सॉरी, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी। यहाँ पर डीएनए में, अब यहाँ पर देखोगे, अंतर देखोगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए में क्या पाया गया? ए आता है एडिनोसाइन, टी थायमिन, सी साइटोसिन, जी गुआनिन। जबकि आरएनए में क्या आता है? ए एडिनोसाइन, सी साइटोसिन, नहीं, ए के बाद यू और फिर सी साइटोसिन, जी गुआनिन। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए, एडिनोसाइन पाया जाता है, यहाँ पर भी जी पाया जाता है यानी गुआनिन, यहाँ पर भी गुआनिन, यहाँ पर भी साइटोसिन पाया जाता है, यहाँ पर भी साइटोसिन पाया जाता है, मगर यहाँ पर थायमिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है और यहाँ पर जो पाया जाता है ये यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में एक चीज़ देखोगे, डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि आरएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन नामक प्रोटीन की जगह क्या पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। जबकि यहाँ पर थायमिन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर थायमिन को डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि आरएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन, ऐसी कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती, बल्कि हिस्टोन की जगह यूरेसिल पाया जाता है या थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है? डीएनए क्या काम करता है? डीएनए जेनेटिक सूचनाएं जो होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, जबकि आरएनए क्या काम करता है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, ये तो था हमारा डीएनए और आरएनए के बारे में। इसके बाद हम अगला पढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहला होता है mRNA, दूसरा होता है स्मॉल rRNA, तीसरा होता है स्मॉल tRNA। ठीक है, ये M का मतलब होता है मैसेंजर, ये R का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, राइबोसोम, और T का मतलब होता है ट्रांसफ़र। तो मैसेंजर RNA, राइबोसोम RNA और ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, मैसेंजर, ये mRNA जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो सेल के अंदर मैसेज ले जाने का काम करता है, सेल में मैसेज ले जाने का काम करता है, या सेल के अंदर मैसेज ले
ले जाने का कार्य करता है ये मैसेंजर। ठीक है। आर जो है राइबोसोम, आर को बोलते हैं राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। जहाँ पर राइबोसोम आए तो वहाँ समझ आना प्रोटीन। तो आरएनए जो होता है प्रोटीन जो होती है प्रोटीन का उत्पादन करने का काम करता है, उत्पादन करने का। ठीक है। अब जो टी होता है, जो टी आर एन ए होता है ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर मान लो कि सेल को कुछ रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसफ़र कौन करेगा? आर एन ए करेगा। मैसेंजर कोई मैसेज देगा, ये एम आर एन ए जो होता है मैसेंजर का काम करता है, यानी कि मैसेज अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है, या बाहर से अंदर ले जाने का काम कौन करता है? एम आर एन ए। तो एम आर एन ए जब ले जा करके मैसेज देगा तो फिर उसके द्वारा ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, टी आर एन ए के द्वारा वो मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्रोमोसोम। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद।